अच्छा जी, तो सबसे पहले जब भी आपने यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज करने हैं ना, इसके लिए 4 से 5 चीज़ों का आपने ना ख्याल रखना होता है। देखें, सबसे पहले तो बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये कोई आम टेस्ट के एमसीक्यूज नहीं होते। ये जो क्यू बैंक है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन क्यू बैंक इसको कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन एग्जाम के लिए, ये मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। तो उसके लिए जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा सर क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, वो हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। तीसरा है कि एमसीक्यूज को हमने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है जी। कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर उसको हमने लेके कैसे जाना है, कौन सी चीज़ है जिसको हमने स्किप करना होता है, कौन सी चीज़ है जिसको हमने याद रखना होता है, ठीक है जी। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मतलब जो भी एमसीक्यूज होगा ना, उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक होगा, वो टॉपिक में आपको मतलब कि रिवीजन करवा दिया करूंगा। देखिए, एक एमसीक्यूज के अंदर आपके पास अगर मैं बात करूँ ना सुपरफिशली, तो 4 से 5 आपके टॉपिक्स एक एमसीक्यूज के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। तो रोजाना हम कोशिश करेंगे कि अगर 5 एमसीक्यूज भी करते हैं तो हमारे कम से कम को 20 टॉप जो 20 टॉपिक्स है ना, वो आपके मतलब कि रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो इससे आपका फायदा ये होगा, आपकी रोजाना रिवीजन होती रहेगी साथ साथ। दूसरा, आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती रहेगी। तीसरा, जो इसके ट्रिक्स हैं वो आपको बताता रहूंगा। चौथे नंबर पर जो एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब कि जो हमें रियल एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, या जो कौन मोस्ट मोस्ट कॉमनली किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो सारी हम बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले यू वर्ल्ड के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास सर होना क्या क्या चाहिए। लेट्स सपोज आपने अगर एंडोक्राइन के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ना, तो आपने सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को खत्म करना होता है। वो आपने कहाँ से करना होता है, आपने फर्स्ट एड से, जाहिर बात है, ठीक है। और आपने उसको मतलब कि बहुत अच्छे से करना होता है। ये नहीं कि आपने एक दफा एंडोक्राइन है वहां से एक दफा उसको रीड कर लिया, देन यू स्टार्टेड टू डूइंग योर यू वर्ल्ड, तो ये कोई आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं देगा। क्योंकि आपका जो मेन कंसेप्ट थे फर्स्ट एड वाले, जब आपको वही याद नहीं होंगे तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मतलब कि जो फर्स्ट एड के जो कंसेप्ट है वो आपने समझने हैं, आपने उनको रट्टा नहीं लगाना। देखिए, वहां पर सिम्टम्स लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो उन्होंने लिखा होगा वेट गेन, उन्होंने लिखा होगा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, उन्होंने लिखा होगा पेशेंट को मायोपैथी होती है, उन्होंने लिखा होगा कि पेशेंट का फटीग होती है, टायर्डनेस होती है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन वो क्यों होती है, ये चीज हमने देखनी होती है, ठीक है। तो मैं अब, चूंकि आप लेक्चर्स भी सुन रहे होंगे मेरे, तो आपको आइडिया होता रहेगा कि हम हर सिम्टम के पीछे रीजन देखते हैं। तो जब आप रीजन देखोगे ना, तो फिर जाके आप जब यू वर्ड को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ यार, ये कंसेप्ट इस तरह बनता होता है, ठीक है। तो पहले जो चीज आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, वो ये है कि सर हमने क्या करना है कि जो एमसीक्यू है उसको अच्छे से हमने कवर करना है। मतलब कि जो फर्स्ट एड से सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने अच्छे से यहाँ पर कवर करना होता है। जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा ना बच्चे, उतना अच्छा आपके पास यहाँ पर क्या इसको कहते हैं, आपके एमसीक्यू ज्यादा ठीक होंगे। अगर वो एमसीक्यूज आपके बहुत ज्यादा गलत हो रहे, लेट्स सपोज आपने 40 का ब्लॉक बनाया है, उसमें से आपने 25-30 एमसीक्यूज गलत कर दिए, इसका मतलब ये है कि आपकी वहां पर फर्स्ट एड आपकी वीक है, ठीक है। तो पहला जो हमने चीज का ख्याल रखना होता है, वो है आपकी जो फर्स्ट एड की बुक है, या जो आपके फर्स्ट एड के कंसेप्ट हैं, वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर, वर्ल्ड के एमसीक्यूज करने कब चाहिए, मतलब कि कौन सा सबसे अच्छा टाइम होता है, या मतलब कि किस टाइम इनको करना चाहिए। तो बच्चे, सबसे बेहतरीन टाइम होता है मॉर्निंग टाइम। उस टाइम हमारा जो फोकस होता है वो 110% आपका फोकस होता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि मॉर्निंग टाइम आपने अपने यू वर्ल्ड के जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने। इसका एक एक जो एमसीक्यूज है ना मेरे भाई, वो इसका एक एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक एमसीक्यू जो यू वर्ल्ड का है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी एमसीक्यू को ऐसे नहीं जाने देना, मतलब उसको सही या गलत हुआ आप नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चले गए, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हर हो सकता है जो आपने स्किप कर दिया, उसका कंसेप्ट आपके रियल एग्जाम के अंदर अप्लाई हो जाए। क्योंकि कोई इतना बड़ा हमारे पास सिलेबस नहीं है जो यूएसएमडी का एग्जाम है ना। अब देखो, सिर्फ एक फर्स्ट एड की बुक है, सिर्फ एक फर्स्ट एड की बुक है, उसमें सिस्टम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। और देखो, दूसरे नंबर पर हमारे पास ये यू वर्ल्ड बैंक है, जिसके अंदर 3644 एमसीक्यूज है। 3644 हमारे पास टोटल इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। और फिर हमने क्या करना होता है, एक एक एमसीक्यू को अच्छे से करना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझना है, उसकी हर मतलब कि पहला ऑप्शन सही क्यों है, दूसरा गलत क्यों है,
तीसरा सही क्यों, मतलब ये गलत क्यों है, चौथा क्यों गलत है, पांचवा क्यों गलत है। ये आपने चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं करनी होती ना वो ये है। अब ऐसे नहीं करना कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, मेरे लो जी आपने तुक्का लगा दिया, सी आपका ठीक हो गया जी, मेरा ठीक हो गया, अब नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चले गो, ऐसा नहीं करना। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि डजेंट मैटर आपका एमसीक्यू सही हो या गलत हो, आपने उस एमसीक्यू को उतने ही अच्छे से समझना है, उसकी एक्सप्लेनेशन को, उसके सारे जितने मतलब ए बी सी डी, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा भी कि जिस तरह हमने ना इसको रीड करना है। तो वो सारे एमसीक्यूज को आपने अच्छे से, मतलब एक एमसीक्यू के ऊपर आपके कम से कम 15 से 20 मिनट लगते ही लगते हैं, तो आपने इसके ऊपर लगाना है। सही हो गया फिर भी लगाना है टाइम, गलत हो गया फिर भी लगाना है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग, अभी आपको मतलब आपने स्टार्ट ही किया है ना, तो 3-4 मंथ के बाद हम इस टेक्निक को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा। कि पहला हमने कहा था अमाल भाई, चलो आपने ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने कहा था कि आपकी अगर आपने यूवर्ल्ड के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आपकी फर्स्ट स्टेज के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। जितने फर्स्ट स्टेज के कंसेप्ट अच्छे होंगे उतने आपके यूवर्ल्ड के एमसीक्यू ठीक होंगे। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि सर यूवर्ल्ड एमसीक्यू करने कब चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई सुबह मॉर्निंग जो टाइम होता है ना, जब आप 110% आपका फोकस होता है, तब आपने करना होता है। ठीक है, तीसरी जो चीज आपने याद रखनी, किसी ऐसी जगह पर नहीं बैठना जहां पर डिस्टर्बेंस हो, जहां पर डिस्ट्रैक्शन हो, कभी भी ऐसी जगह पर आपने नहीं मतलब नहीं बैठना होता। ठीक है, जी 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 इमाद भाई जी कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने लाइब्रेरी जाना है, या आपने किसी ऐसे कोई आपका ऐसा फ्लैट होना चाहिए कि जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब ये आप अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपके माइंड के अंदर एक पूरा सिनेरियो क्रिएट होना है। तो वो सिनेरियो तभी क्रिएट होगा जब आप मतलब आपका पूरा फोकस होगा। और फोकस मैं तो मतलब प्रेफर करता होता हूँ कि आप लोग ना लाइब्रेरी में जाया करो, लाइब्रेरी ज्यादा प्रेफरेबल होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका मतलब कि फोकस फुल होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर यह कि आपने रोजाना एक मतलब कि शेड्यूल बना लेना है कि मतलब 10 मैंने एमसीक्यूज करने, 20 करने, 30 करने या 40 करने। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट करना शेड्यूल किया कि सर मैं रोजाना 10 एमसीक्यूज करूंगा, फिर वो 10 एमसीक्यूज आपने करनी करनी। ये नहीं कि आपने एक किया, दो किया, आप थक गए हो फिर आप बाहर चले गए, नहीं भाई, आप बैठ गए हो तो आपने वो 10 एमसीक्यूज आपके 4 या 5 घंटों के अंदर भी होते हैं, तो आपने करने ही करने। क्योंकि स्टार्ट के अंदर आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, इंशाल्लाह जब आप लास्ट पे जाओगे ना, और ये जितनी भी आपको मैं ऐसा ऐसा काफी सारी टेक्निक्स बताऊंगा, जब आप लास्ट पे जाओगे तो एक दिन के अंदर आप 200-200 एमसीक्यूज, 200-300 एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर रहे होगा। उसका रीजन क्या होगा कि आपकी पीछे से बेस बहुत अच्छी बनी होगी। ठीक है, ये आपने चीज का ख्याल रखना है। चौथे नंबर पर हम अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देखें ये एमसीक्यूज ना इजी नहीं होते, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एमसीक्यूज क्वाइट डिफिकल्ट होते हैं। जो आपका फर्स्ट एड वाला लेवल होता है, या जो मतलब कि हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना अपनी एज यूनिवर्सिटीज के दौरान, उस नॉलेज से ये जो कंसेप्ट होते हैं ये थोड़े से अपग्रेड होते हैं, थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन इन डिफिकल्ट को जब हम करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा जो एग्जाम होगा वो हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ पॉइंट्स अपने। सबसे पहले फर्स्ट एड अच्छे से करनी है। उसके बाद सर हमने जब यूवर्ड को स्टार्ट करना तो एक भी एमसीक्यू इसका वेस्ट नहीं करना। हमने इसको एक ऐसे टाइम के अंदर करना है कि जब हमारे पास शोर ना हो, जब हमारा फोकस सबसे ज्यादा हो। कुछ स्टूडेंट का फोकस शाम को होता है, मतलब कुछ का रात का होता है, कुछ का मॉर्निंग टाइम में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर है मॉर्निंग टाइम। लाइब्रेरी है तो वेल एंड गुड है, गो टू दी लाइब्रेरी। ठीक है, तीसरी मैंने आपको बात की कि आपने एमसीक्यू सिलेक्ट कर लेने। आपने 10 करने हैं, 20 करने, 30 करने, 40 करने, आपने अपने एमसीक्यूज सिलेक्ट कर लेने। ठीक है, ये कुछ बातों का आपने ख्याल यहाँ पर याद रखना है। अब आते हैं आपकी एमसीक्यूज की टेक्निक की तरफ। वी हैव टू टेक्निक्स ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बच्चे दो टेक्निक्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। हमारे भाई क्या कहा जाता है एक टेक्निक को? स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब पता क्या होता है? आपने नीचे लिख सकते हो आप ना कि स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। और स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि जब आप ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये सारी ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये नीचे वाली ऑप्शन होती है। ठीक है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप ये सारी स्टेटमेंट पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो, और इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने इसका एक डायग्नोज बना लेना है। लेट्स सपोज मैं इसको मतलब कि मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ तो मुझे पता चल गया है, हाँ यार ये सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब है इस पेशेंट के अंदर ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, इस पेशेंट के अंदर हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, इस पेशेंट के अंदर न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर वीएचए हो सकता है, वीएमई हो सकता है।
मतलब कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने उसको, उसका आंसर खुद बना लेना है कि हाँ, ऑप्शंस को नहीं अभी देखना आपने, उसका आपने आंसर बना लेना कि हाँ यार ये स्टेटमेंट मुझे इस डिजीज की तरफ लेके जा रही। ठीक है। फिर अब आपको स्टेटमेंट से मतलब क्वेश्चन का पता चल गया ना, फिर आप नीचे आओगे ऑप्शंस की तरफ। हाँ यार ये, हाँ नहीं ये नहीं है, हाँ जी ये भी नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ क्या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका ये भी नहीं है, हाँ ये है जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट से डायग्नोस सोचा हुआ था वो ये वाला है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूँ। ये कौन सी टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ओरिएंटेड टेक्निक। कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी है तो उससे आपको उसके आंसर का पता चल गया। ठीक है। दूसरी जो स्टेटमेंट होती है जो आपके सिर्फ मतलब कि 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन। क्या होते हैं जो ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब ऊपर से आपने पढ़ा है लेकिन आपको ना पता नहीं चला कि यार इसका ना आंसर क्या होना है। ऊपर से आपने स्टेटमेंट पूरी पढ़ रही है लेकिन आपको पता नहीं है कि उस चीज का आंसर क्या होगा। देखिए लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि एक पेशेंट, उन्होंने आपको ना डायग्नोज दिया हुआ है ग्रेव्स डिजीज का, लेकिन ग्रेव्स डिजीज के अंदर वो क्या पूछना चाहते हैं, वो उसकी एंटीबॉडी पूछना चाहते हैं, वो उसका डायग्नोज पूछना चाहते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं, वो फिर हमने यहाँ पर देखना होता है। उसके लिए आपको ऑप्शंस देखनी होती है। तो उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो दो टेक्निक्स होती हैं, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो 90 to 95% आपके क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ आपके पास होते हैं 5 to 10% जिनको हम कहते हैं ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये दो टेक्निक्स आपके पास ज्यादातर अप्लाई होती है। अब इसका फायदा क्या हुआ हमें, देखिए मैंने कहा 90% क्वेश्चन के आंसर आपको स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चल जाते हैं। तो जब आपको ऊपर से पता हुआ कि भाई ये मेरी अब टेक्निक आ गई है, तो आपको कुछ जरा ज्यादा नीचे टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे। आपका टाइम भी बच गया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी ठीक हो गया। दूसरा क्या है, जो 5 बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है। उसमें फिर हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शंस को देखना होता है। मुझे याद है यूएस असेंबली एग्जाम के अंदर मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। मतलब मैंने उनकी ऑप्शन पढ़ के, मतलब मुझे ऑप्शन से आइडिया हो कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, तो वो ऑप्शन को मैंने ठीक किया तो वो मेरे क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक। तो ये होगी हमारे पास सर दो टेक्निक है। आप अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब मैं आता हूँ तीसरी बात की तरफ। वो ये है कि सर मेरे पास इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, अभी ये आपको छोटी लग रही है तो मतलब अभी ये नॉर्मल है, कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। जो रियल एग्जाम है उसके अंदर स्टेटमेंट्स आती हैं, मतलब मुझे याद है कि मैंने 3 दफा स्लाइड को ऐसे नीचे किया था, पूरी स्लाइड पूरी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई थी, फिर नीचे किया, फिर नीचे किया, 3 स्लाइडों जैसी भी एक स्टेटमेंट आई हुई थी, मतलब 4-5 क्वेश्चन भी थे ऐसे। लेकिन फिर उस क्वेश्चन को हमने 80 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करना है, इंशाल्लाह वो टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब आते हैं कि अब जैसे अदनान भाई ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो सर मुझे क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो इमाद भाई, जो जो भी आपके पास लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमने हमेशा लास्ट लाइन से स्टार्ट करने होते हैं। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया ना, मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसकी लास्ट लाइन को रीड करना है। अब देखें लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, which of the following test is most likely to identify the cause of this patient muscle weakness। अगर आप गौर करो ना तो आपको लास्ट वाली लाइन से पता चल गया कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये जो नीचे टेस्ट लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपको इज मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस पेशेंट मसल वीकनेस। कि ऊपर वो बता रहा होगा कि पेशेंट को ना मसल वीकनेस हुई है, तो मसल वीकनेस के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, वो आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लास्ट लाइन को रीड करते होते हैं। ठीक है। लास्ट लाइन से अब आपको पता चल गया कि सर मैंने ऊपर से ढूंढना है मसल वीकनेस का काज क्या है, मसल वीकनेस का काज क्या है। या बाज का ऐसे भी लिखा होता है, जैसे अगर मैं आगे करूंगा तो आगे लिखा होता है बाज का आपने डायग्नोस करना होता है, तो आपको पता होता है कि इसमें मैं ये इस क्वेश्चन में देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकर्ड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ हर मेडिकेशन यूज। अब हमें यहाँ से पता चल गया है, अगर आप गौर करो आपको लास्ट लाइन से आइडिया हो गया कि उसने आपसे किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ लिए। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, चले हम यहाँ पर आ जाते हैं। पहले आपने सबसे पहले क्या करना है सर, लास्ट लाइन पढ़नी है। लास्ट लाइन पढ़ने के बाद अब आपको आइडिया होगा कि आपने मसल वीकनेस का काज को यहाँ से बताना है, कौन सा टेस्ट हमने यूज करना है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। दूसरे नंबर पर आप पढ़ते हो फर्स्ट लाइन को कि अ 45-year-old प्रीवियसली हेल्दी मैन कम्स टू द ऑफिस ड्यू टू द वर्सनिंग मसल पेन। कि सर एक पेशेंट हमारे पास आया है, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या है, कि वो आपके पास किन सिम्टम के साथ है, उसकी जो मसल पेन है ना वो वर्स होती जा रही है। ठीक है।
अब ऐसा ऐसा आपने क्या करना है, इसके जो सिम्टम्स है ना उनको याद रखना होता है हमने ऐसा ऐसा। कि पहली लाइन में उसने पूछा कि 45 साल, ये सबसे बड़ा की फैक्टर होता है बच्चे, एज। जो आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, पहले लास्ट लाइन पढ़नी है, उसके बाद आपने उस बंदे की एज देखनी है। अब एज देखने से, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, सिर्फ मैंने लास्ट लाइन पढ़ी और अदनान भाई मैंने उस बंदे की एज देखी थी, मुझे पता चल गया था कि ये क्वेश्चन किसकी तरफ जा रहा है या इसका क्या आंसर होगा। हालांकि उन्होंने इतना बड़ा आंसर, इतना बड़ा यहाँ पर ना स्टेटमेंट लिखी हुई थी, लेकिन एज और लास्ट लाइन पढ़ने से मुझे आइडिया हो गया। तो मैं इसलिए आपको कहूंगा पहले लास्ट लाइन अपने पढ़नी है, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद हम देखने की। देखिए पता क्या होता है, कुछ डिजीजेज होती हैं जो फीमेल्स में कॉमन होती हैं, कुछ होती हैं जो बच्चों में कॉमन होती हैं, कुछ होती हैं जो एल्डर लोग होते हैं ना उनके अंदर कॉमन होती है। जैसे मैं बूढ़ों की अगर बात करूं तो कोलोन के कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बहुत कॉमन होती है, अल्जाइमर डिजीज कॉमन होती है, पार्किंसन डिजीज कॉमन होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेज जो होती हैं वो हमें पता है ये कॉमन है, ये एल्डर्स लोगों के अंदर ही होगी। तो अगर यहाँ पर 65 या 70 लिखा हुआ है और कुछ मेरे जीआईटी से रिलेटेड वो सिम्टम दे रहा है, मुझे पता है कि ये कोलोन कैंसर की तरफ जा रहा होगा या ये पोलिपोसिस की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फीमेल लिखते हैं ज्यादातर, तो फीमेल के अंदर ज्यादातर आपकी जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। जैसे एसएलई है, जैसे स्क्लेरोडर्मा है, जैसे हमारे पास रिमाटोइड आर्थराइटिस है, जैसे आपके पास ओस्टियो आर्थराइटिस है। ओस्टियो आर्थराइटिस मेल में भी कॉमन होता है, लेकिन जो फीमेल के अंदर आपके पास होती है वो ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज कॉमन होती है। तो अगर फीमेल है, उन्होंने यहाँ पर उसकी एज यंग लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये इस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज का जिक्र होगा। ठीक है, तो एज इज एन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो उसने कहा 45 साल का बंदा है, वो हमारे पास किसके साथ आ रहा है, वर्सनिंग मसल पेन, कि उसके मसल में बहुत ज्यादा पेन है और उसके मसल के अंदर वीकनेस भी है। और ये कब से है, पिछले 6 मंथ से। इमाद भाई जो ये आपका टाइम ड्यूरेशन है ना मेरे भाई, टाइम ड्यूरेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कि एक आपके पास पेशेंट आ रहा है, लेट मैं आपको एक सिनेरियो बना के दिखाता हूँ। एक आपके पास पेशेंट आता है, यंग पेशेंट है, उसको पिछले 2 दिन से क्या है, उसको फीवर है, उसको चिल्स हो रही है, मतलब कपाहट हो रही है, उसको प्रोडक्टिव कफ आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर 2 दिन से एक्यूट हिस्ट्री आ रही है, इस पेशेंट के अंदर निमोनिया हो सकता है। अब यही सिम्टम बंदा कहता है ना कि सर एक पेशेंट है, उसको पिछले 6 मंथ से क्या हो रहा है जी, उसको ड्राई कफ आ रही है। 6 मंथ, 6 मंथ से उसको ड्राई कफ आ रही है, उसको 6 मंथ से फीवर भी है, कभी कभी दरमियान में होता है, उस 6 मंथ से उसको वीकनेस भी है। तो फिर हम किसकी तरफ जा सकते हैं, फिर हम मतलब नाइट स्वेटिंग भी है, तो हम उसको कहेंगे ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो सकता है। तो टाइम ड्यूरेशन जो आपने, अनदर चीज जो आपने पिक करनी होती है वो आपका ये टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि ये डिजीजेस को डिफ्रेंशिएट करवाता है। अगर ये 6 मंथ बता रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई इसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है जिसको ज्यादा टाइम लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक्यूट की अगर यहाँ पर लिखता 5 या 6 दिन है, तो अगर यहाँ पर मसल पेन है और इसके साथ यहाँ पर लिखता है ना 4 डेज या 5 डेज, इसका मतलब था कि इस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हुए होंगे जरूर, या इसको हाइपोकलीमिया है या इस पेशेंट को हाइपरकलीमिया है। तो टाइम ड्यूरेशन आपको आंसर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है जी, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना होता है। हमारे पास क्या था, 45 साल का बंदा है, उसको मसल पेन है, मसल उसके वीक है, कब से है, 6 मंथ से। इसका अब आपको पता चल गया कि कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज है। ओके, गुड हो गया। कैरिंग हैवी आइटम्स सच एज ग्रोसरीज हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी काजेज डिफ्यूज मसल क्रैम्प्स। वो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि सर, कि वो जब ग्रोसरी की चीजें उठाता है ना तब उसको ज्यादा डिफिकल्ट होती है, और उसके अलावा क्या है कि उसके मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं। मतलब वही बात है, उसी बात को उन्होंने नीचे रिपीट कर दिया कि उसके मसल के अंदर वीकनेस आ रही है। और वीकनेस तो कब फील होती है, जब वो वेट उठाता है, जब वो ग्रोसरी उठाता है, ये बात। ही हैज ऑल्सो हैड 4.5 kg वेट गेन। ठीक है जी, दूसरा जो हमें सिम्टम मिल गया है यहाँ पर अदनान भाई, वो ये क्या कि इस बंदे के अंदर वेट गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेट गेन। पहली सिम्टम मसल पेन, दूसरा सिम्टम हमारे पास अब क्या आ गया, वेट गेन। तो अब हमने चीजें अपनी ऐड करते जाना है ताकि हम क्या करें, किसी ना किसी डायग्नोज के ऊपर पहुंच जाए। वेट गेन एंड द मसल पेन। अब देखिए वेट गेन के बारे में मैं ना आपको वेट से रिलेटेड एक और चीज बताता हूँ। किसी भी अगर स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाए ना, वेट लॉस फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, कि एक कोई पेशेंट आपके पास, वो मेल है फीमेल है जो भी है, अगर वो पिछले 6 मंथ से या 1 साल से अपना वेट लॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कैंसर।
हमेशा आपने कैंसर का सोचना है। अगर 6 मंथ से 1 साल से वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब उस बंदे के अंदर कोई ना कोई कैंसर जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या जी, वेट गेन है, मसल वीकनेस होगी, वेट गेन होगा उस पेशेंट के अंदर। आगे आते हैं। द पेशेंट टेक्स नो मेडिकेशन, कोई वो मेडिकेशन नहीं लेता है, एंड डज नॉट यूज टबाकू, अल्कोहल, इलिसिट ड्रग, कोई वो इलीगल ड्रग नहीं लेता, कोई वो मेडिकेशन नहीं ले रहा, वो कोई तंबाकू वगैरह यूज नहीं करता। ब्लड प्रेशर इज 140/90। ये अब आपके वाइटल, ये आ गया वाइटल्स वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं वाइटल पोर्शन। हमेशा एग्जाम जो स्टेटमेंट है ना, उसके दरमियान में वाइटल्स वाला पोर्शन होता है कि उस पेशेंट के वाइटल्स लिखे होते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज 140/90, इसका मतलब कि स्लाइड सा जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज, ठीक है। एंड पल्स इज 56। अब पल्स जो है ना वो थोड़ी सी कम आ रही है इस बंदे की ना, जो पल्स है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 60 से 100 के दरमियान होनी चाहिए, इस बंदे की जो पल्स है ना वो थोड़ी सी कम आ रही है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा पल्स आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, कौन सी डिजीज है जिनके अंदर जो पल्स है वो हाई हो जाती है, कौन सी डिजीज है जिनके अंदर कम हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह भी आहिस्ता आहिस्ता, आज हमने थोड़ी सी जो इनिशियल बातें थी ना टेक्निक्स वाली वो आगे आए। BMI इज द 26, मतलब इसकी BMI थोड़ी सी हाई है। नॉर्मल BMI क्या होता है जी, एनीवन? नॉर्मल BMI क्या होता है जी? 16 से 24 होती है मेरी। एग्जैक्टली 16 से 24 तक नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ज्यादातर 18 से लेकर 24 लिखते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने देखा 26, अब आपको आइडिया होगा कि थोड़ी सी इसकी BMI क्या है, हाई है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है, थोड़ी सी पल्स कम है, थोड़ा सा इसका जो वेट है वो गेन है। तो उसने ऊपर बता दिया था अदनान भाई कि यहाँ पर इसका वेट गेन है, इसका मतलब है इसकी BMI जाहिर बात है हाई होनी, ठीक है। आपने जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन शो मसल वीकनेस, कि उस बंदे के अंदर हमें मसल वीकनेस ही नजर आई है, प्रीडोमिनेंटली ऑफ द शोल्डर एंड द हिप गर्डर, कि जो उसके शोल्डर के और जो हिप गर्डर के मसल थे ना, हमें वो ज्यादातर वो वाले नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द नी रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड, जब हमने उसका नी रिफ्लेक्स चेक किया ना, द क्वाड्रिप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट ब्रिस्कली, कि जो उसके क्वाड्रिप्स के मसल बड़ी स्पीड के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट रिलैक्सेशन टेक्स लॉन्गर। अब यहां पर मजा आता है। इस स्टेट, ये वाली लाइन उन्होंने पता क्यों लिखी हुई है, ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो उसके क्वाड्रिप्स मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए। अब देखो अगर ऊपर से आप बात देखोगे तो हम सिर्फ मसल्स को ही देख रहे हैं, मसल में वीकनेस हुई, मसल के अंदर पेन हो रही है, वेट उसका गेन हो रहा है, और फिर जब हमने इसका नी रिफ्लेक्स चेक किया तो वहां पर जो मसल थे उसने कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक किया है, लेकिन वो उन मसल्स ने रिलैक्स सही नहीं किया। तो तीसरी जो चीज यहाँ पर हमें सिम्टम आ गई है कि मसल की रिलैक्सेशन इस पेशेंट में ठीक नहीं हो रही, ठीक है। देयर आर स्प्लिटिंग एंड पीलिंग ऑफ द नेल्स, कि सर इस पेशेंट के अंदर जो उसके नेल्स है ना, उन नेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई हुई है। देर आर स्प्लिटिंग एंड द पीलिंग ऑफ द नेल्स, ये एक आपके पास चौथा सिम्टम आ गया। सीरम क्रेटिनिन काइनेज इज एलिवेटेड। आपको पता है जो क्रेटिनिन काइनेज होता है ये कहाँ से निकलता है? जब आपके पास मसल की ब्रेकडाउन होती है ना, तो वहां से क्रेटिनिन काइनेज निकलता है। तो जब आपने उसकी लेबोरेटरी करवाई तो हमें क्रेटिनिन काइनेज भी मिला। अगर आप गौर करो तो ये सारे फैक्टर से क्या ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि पेशेंट के अंदर मसल की डिस्ट्रक्शन हुई है। क्या हुई है? मसल की डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। क्रेटिनिन काइनेज जब भी स्टेटमेंट में लिखा हो मसल की डिस्ट्रक्शन होती है। साथ हमारे पास एडिशनल सिम्टम क्या है? वेट गेन है, और हमारे पास नेल्स की डिस्ट्रक्शन उन्होंने बताई हुई है। 3 सिम्टम हमने जेन के अंदर याद रखने। अब आते हैं लास्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ दिस पेशेंट मसल वीकनेस। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि इस पेशेंट के मसल वीकनेस का काज क्या है, कि उस जो मसल वीकनेस का काज है ना उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि आपको क्या मतलब, ऊपर जो ये हमारे पास है स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये वाला, तो हमें इसकी स्टेटमेंट से सबसे पहले डायग्नोज बनाना है। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है ये किस चीज का पेशेंट होगा। हाँ जी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ये कौन सा पेशेंट होगा। हाँ जी, जी डॉक्टर साहब, गलत सही आपने परेशान नहीं होना सर, वेट कम हो, वेट गेन हो रहा है ब्रदर, वेट गेन हो रहा है। आप देखो वेट गेन ओवर दिस टाइम। सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ, मसल वीकनेस है,
वेट गेन है, मसल इसके सही से रिलैक्स नहीं हो रहे, इसके नेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, ये इसकी सिम्टम्स हैं। मतलब आपको क्या, आप एक डायग्नोस तो बना होगा ना जेन के अंदर कि हाँ यार ये एंडोक्राइन में आपको, ये एंडोक्राइन से एमसीक्यू। वेट गेन है, मैं बार बार कह रहा हूँ वेट गेन है, मसल वीकनेस है। तो सर ये हाइपोथायराइडिज्म है अगर जी वेट जी गेन हो रहा है एग्जैक्टली, तो। और साथ में एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टेंडन रिफ्लेक्स भी कम है, टेंडन रिफ्लेक्स। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड अदनान। तो आप देखा, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ये है या नहीं है, मुझे पहले ये बताएं। स्टेटमेंट जी सर ओरिएंटेड है। क्वेश्चन है ना जी जी, आपको ऊपर से पता चल गया कि ये पेशेंट का डायग्नोस क्या है। ये पेशेंट आपके पास है हाइपोथायरॉयडिज्म का। क्योंकि जब आप फर्स्ट एड देखो, फर्स्ट एड के अंदर मैंने दोनों के अंदर डिफरेंशिएट बताया हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म का, हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर वेट लॉस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर मायोपैथी होती है। अगर आपको याद हो ना, तो हमने कहा था कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों कंडीशंस के अंदर आपके मसल की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है नेल्स की डिस्ट्रक्शन। तो नेल्स की भी आपके पास जो एक्सट्रीम ये नेल्स है ना, इनकी डिस्ट्रक्शन भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर होती है। तो हमें ऊपर से आइडिया हो गया कि ये पेशेंट क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, पूछा उन्होंने ये है कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का आप टेस्ट क्या करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ दिस पेशेंट मसल वीकनेस। मसल वीकनेस का क्या काज है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और उस हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी ऑप्शंस को निकालते हैं। सबसे पहले अदनान भाई, हमारे पास जो ऑप्शन है 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल एक्सक्रीशन। क्या आप उस पेशेंट का ये वाला टेस्ट करवाओगे, 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल एक्सक्रीशन? आप मुझे यस और नो में आंसर दें। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का आप ये वाला टेस्ट करवाओगे कि आप उसका 24 घंटे का जो कोर्टिसोल का लेवल है वो चेक करोगे? नो, आप नहीं करवाओगे, क्योंकि हम नहीं ये कहाँ पर सर। ये वाला टेस्ट करते हैं। सर ये पेशेंट हम हाइपर कोर्टिसोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर ये टेस्ट करते हैं, कुशिंग डिजीज वाले पेशेंट के अंदर ये हम ये वाला टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नहीं करते, तो इसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं इमाद, ऑप्शन बी है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टीटर। अब ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है, कौन सी डिजीज में बनती है, मुझे जरा जल्दी जल्दी बताएं। कि जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है हमारे पास एक डिजीज के अंदर, वो कौन सी डिजीज होती है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जो ग्रेव्स डिजीज होती है ना, ग्रेव्स डिजीज के अंदर पेशेंट के जो एसिटाइलकोलिन होती है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो देखो ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर भी ये वाली सिम्टम आती हैं, मसल की मसल वीकनेस वाली। लेकिन फिर वेट, ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर वेट गेन वाली सिम्टम नहीं आती, स्प्लिटिंग और पीलिंग ऑफ नेल्स वाली सिम्टम नहीं आती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे कि ये पेशेंट हमारे पास, ये ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट भी नहीं है। आगे आते सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट। क्या आप इसकी चेस्ट का सिटी स्कैन करवाओगे? सर नहीं करवाओगे। अब देखें यहाँ पर इन्होंने क्यों लिखा हुआ सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, ये देखना चाहता कि इस पेशेंट के अंदर कोई स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा तो नहीं है, इस पेशेंट के अंदर जो इसका थाइमस है वहां पर थाइमोमा तो नहीं बना हुआ। क्योंकि जब आपको थाइमोमा होता है ना, और जब आपको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है, तो उनकी वजह से भी मसल वीकनेस की सिम्टम आती हैं। थाइमोमा की वजह से ग्रेव्स डिजीज, सॉरी, जो मस्थीनिया ग्रेविस है ना वो होता है, और मस्थीनिया ग्रेविस की वजह से मसल की वीकनेस की सिम्टम आती हैं। लेकिन यहाँ पे तो मस्थीनिया ग्रेविस है ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका सीटी स्कैन भी चेस्ट का नहीं करवाएंगे। ठीक है। आगे आते हैं जी मसल बायोप्सी। और जो लास्ट वाली ऑप्शन बनती है वो हमारे पास है सीरम टीसीएच लेवल। ठीक है। अब इन दोनों देखो, ऊपर वाले कितना इजीली हमने निकाल लिया। अब हमेशा बंदा फंसता है दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में आकर। तो यहाँ पर हमने देखना है, क्योंकि हमने ऊपर से ही पता चल गया था ये पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है, और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है? जी अदनान, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला जो सीरम पेशेंट होता है। टीएसएच सर, सीरम जी, टीएसएच लेवल, सीरम टीएसएच का लेवल चेक टीसीएच। करना। वेरी गुड जी सर। सर। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो हम उसका सीरम टीसीएच चेक करते हैं। मसल बायोप्सी हम इसकी यहाँ पर नहीं करेंगे। मसल बायोप्सी हम मतलब ट्यूमर्स या कैंसर के अंदर ज्यादातर करते हैं, तो हम इसकी लगाते हैं ये वाली ऑप्शन। देखा।
हमारी ऑप्शन क्या हो गया है, ठीक हो गया है। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, ठीक हो गया। अब देखें 12% लोगों ने ये वाला आंसर लगाया है, 10% ने ये लगाया है, 24% लोगों ने मसल बायोप्सी लगाया हुआ था, ठीक है। और 46% ने, जिनमें से हम भी एक हैं, हमने सीरम टीसीएच लेवल का ये वाला ऑप्शन लगाया है। तो मैंने जो आपको टेक्निक्स बताई हैं अभी तक, जो हमने, मतलब अभी तो सिर्फ स्टार्टर है, अभी तो बहुत कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो उसके अंदर आप देखो कि आप किस तरह ऑप्शन, और इजीली, कोई मुश्किल हुई है मुझे आपने बताना है। कोई आपको, आप पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा हुआ उसने, मसल पेन, मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, उसके बाद उसने आपको बता दिया वेट गेन है। और उसके लिए आप टेस्ट क्या करो, पहले आपने डायग्नोज बना लिया, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था, आपने डायग्नोज हाइपोथायरॉइडिज्म बना लिया। उसके बाद आपने क्या कर लिया, उसका टेस्ट आपको पता है कौन सा है, सीरम टीसीएच लेवल। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज से ही सारा कुछ आया, ठीक है। और ये आगे उन्होंने सारी वही बातें लिखी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी हैं। तो हाइपोथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, वेट गेन होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रिटल नेल्स होते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ फर्स्ट एड के ऊपर कि ब्रिटल नेल्स होते हैं, और हाईली सजेस्टिव ऑफ हाइपोथायरॉइड मायोपैथी, ठीक है। तो एलिवेटेड क्रेटिनिन काइनेज भी हमारे पास इसके अंदर होता है। अब आपने ऊपर से हो गया, लेकिन डजेंट मैटर, अब यहाँ पर मैंने खुश नहीं हो जाना मेरा क्वेश्चन ठीक है, नहीं। मैंने सबसे पहले देखना है कि मायोपैथी के कॉजेज क्या क्या होते हैं। स्टीरॉइड्स की वजह से भी होता है, पोलीमाइल्जिया रोमैटिका की वजह से भी होता है, इन्फ्लामेटरी मायोपैथी की वजह से भी होता है, स्टेटिन इंड्यूस मायोपैथी भी होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइड मायोपैथी भी होती है। और अब मसल की डिस्ट्रक्शन के ये सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन फिर हमने उनके अंदर क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट बनाना होता है। किसी के अंदर स्टिफनेस होती है, किसी के अंदर पेन नहीं होता, किसी में पेन होता है। कोई पेशेंट को आपको स्टैटिन की हिस्ट्री बताएंगे, यहाँ पर हमें उन्होंने क्या बताया था, वेट गेन, और वेट गेन के साथ मायोपैथी थी, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर क्या था सर, हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। तो अब आपने आना है नीचे, जब आपने एमसीक्यू, आपने ये सारी स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, आपने ये क्या करना है, चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी, लेकिन आपने क्या करना है, इन सबको पढ़ना है, ये सारी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। फिर आपने पढ़ना है, क्योंकि मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, ए ऑप्शन क्यों नहीं है इसका, आपने ये देखना, ये देखें कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि ये कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट ही है, तो हमने कुशिंग सिंड्रोम इसलिए नहीं लगाया। मस्तीनिया ग्रेविस लिखा हुआ ना, ये देखें हमारे भाई, ये देखें, इज काज बाय ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन। तो ये हमारे पास मस्तीनिया ग्रेविस का भी पेशेंट नहीं था, इसलिए हमने बी नहीं लगाया। बी हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो मसल बायोप्सी हम करते हैं ना, मसल बायोप्सी हम ज्यादातर जो आपके पास इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होती है ना, जैसे कि पोलीमायोसाइटिस होती है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हम पढ़ेंगे, उनके अंदर हम मसल बायोप्सी करते हैं। तो इसलिए हमने इस पेशेंट की मसल बायोप्सी नहीं की। हमने इस पेशेंट का क्या किया है, हाइपोथायरॉइड मायोपैथी हमारा डायग्नोज था, और उसके लिए टेस्ट क्या है, ये देखें, द diagnosis can be confirmed with the elevated TSH level, एलिवेटेड टीएसएच लेवल। तो हमें हाइपोथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर जो टीसीएच का लेवल होता है ना, वो बढ़ा होता है। अब ये इसका लेवल बढ़ा क्यों होता है, क्योंकि आपका थायराइड काम नहीं कर रहा होता। तो जब नेगेटिव फीडबैक जाता है ना, जब T3 T4 कम होता है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो टीआरएच बनाता है, और जो आपके टीआरएच होते हैं वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर आगे लगते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपके पास टीसीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। टीसीएच अपने जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर लगता है, लेकिन थायराइड इस बंदे का काम नहीं कर रहा होता, इसलिए बार बार टीसीएच रिलीज हो रहा होता है, और इस बंदे के अंदर टीसीएच का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा इसका आंसर कि सर हमने इस पेशेंट का सीरम टीसीएच ले देखना है। जब आप इसका सीरम टीसीएच देखोगे वो इंक्रीज होगा, तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर दोगे कि दैट इज द पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ टेक्निक्स। ये तो आपने सिर्फ इस ये वाला जो स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था ना, इसको डिस्कस किया है। लैब्स को किस तरह करना है, चेस्ट एक्सरे को किस तरह करना है, सीटी स्कैन को किस तरह अगर क्वेश्चन में आ जाए कैसे करना है, एमआरआई जाए कैसे करना है, हिस्टोलॉजी आ जाए कैसे करनी है, ग्रोथ एनाटॉमी आ जाए, एमसीक्यूज को कैसे हमने मतलब कि उसके एग्जैक्ट आंसर तक जाना है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा ये सेशन आगे चलता रहेगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि अगर मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा ना, तो आपके एमसीक्यू कम हो जाएंगे, क्योंकि जो यू वर्ल्ड आपने करना है ना, उसमें भी यही एमसीक्यू सेम, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।